यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, इंट्रोडक्शन का, उसके हम लोग जो है अभी तक वैसे 2 लेक्चर हम लगा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड लेक्चर हमने लगाया था, एलिमेंट्री लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया, शुरू में क्या बोलते थे, बाद में क्या। तो हम लोगों ने ये देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मैक्रो लेवल पे जाकर के क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका वो सेपरेट ब्रांच कब बन के आया, तो सेपरेट ब्रांच जो है वो बन गया 1930 से। तो 1930 में जब ग्लोबल डिप्रेशन हुआ, देन उसके बाद में इकोनॉमिक्स जो है वो एक सेपरेट सेट ऑफ ब्रांच बन गया था। किससे? माइक्रो से। मतलब ये है 1930 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंशन बोला जाता था, बट 1930 के बाद में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सेपरेट सेट ऑफ ब्रांच बन गया था। ओके, हाँ जी सर। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा? आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। बच्चों, आपकी जो बुक है, आपको जो बुक रेफर करवा रखी है, उस बुक के अंदर जो ये डिफरेंस ये रखा है वो आपका चार्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल बनाई और टेबल बना के उसको सिंप्लीफाइड करने का जो है वो काम किया है, जिससे आप जब आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर। तो आज की क्लासेस के अंदर हम लोग जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों एक बार आप इससे पहले के 2 लेक्चर जरूर देख लेना, उससे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है प्लस वो कब आया उसका नॉलेज हो जाएगा। देन जब आप डिफरेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, हाँ जी सर। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन द किस के बीच में बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ जी सर। तो यहां पे मैंने कुछ बेसिस लिए, 8 बेसिस हैं, 8 तरह से हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बेटा बेसिस ऑफ द स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो है क्या? बेसिस ऑफ द स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस क्या और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस क्या है, ठीक है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो बोलते हैं बेटा माइक्रो में क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हो, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है? प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी। प्रॉब्लम कौन सी? स्कार्सिटी की एंड चॉइस की। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्या? कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है? स्कार्स है। और चॉइस का मतलब क्या? कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, उनको मैं कैसे यूटिलाइज करूं ताकि मेरी मैक्सिमम वांट्स जो है वो क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। ओके, हाँ जी। तो बेटा बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द इंडिविजुअल बेसिस पर। किसके बेस पर बेटा? इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन के बेस पर, या हाउस होल्ड के बेस पर, या एक फर्म के बेस पर, या ओनली एक इंडस्ट्री के बेस पर। मतलब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आप ये प्रॉब्लम को स्टडी करते हो वो किस बेसिस पे करते हो? इंडिविजुअल बेस पर, या एक फर्म के बेस पर, या एक हाउस होल्ड के बेस पर, और या फिर एक पूरी इंडस्ट्री के बेस पर। वही अगर बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां पे भी बेटा है तो वो भी इकोनॉमिक्स, वहां पे भी क्या करना है आपको? इन्हीं प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है, बट वहां पे जो प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करते, वहां करते हैं नेशनल लेवल पे। तो क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। किस बेस पर करते हैं बच्चों? इकोनॉमी एज ए होल के बेस पर। तो यहां पे था इंडिविजुअल बेसिस पे, और यहां पे कैसे? इकोनॉमी एज ए होल के बेस पर। ओके, हाँ जी सर। सेकंड जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो है क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या डिफरेंस है बच्चों? इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका इकोनॉमिक वेरिएबल होता है, मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब जिसको यूज करके हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आप लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा और वहां पे आप प्राइस को डिटरमाइन कैसे करते हो? आप कुछ ऐसा बनाते थे, ये OX एक्सिस था, ठीक है, ये OY एक्सिस था, ये आपका डिमांड कर्व होता था, हाँ जी सर, ये आपका सप्लाई कर्व होता था, हाँ जी सर, यहां पे आती थी आपकी क्वांटिटी, हाँ जी सर, यहां पे आता था आपका प्राइस, हाँ जी सर। जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये बन गया आपका क्या? इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये है OP जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और OQ जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो बच्चों एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने स्टडी करने के लिए जो वेरिएबल लिए, ये जो डिसीजन लिया आपने, डिसीजन का मतलब यहां पे क्या? कि जो आपने प्राइस को क्या किया? फिक्स किया। तो प्राइस को फिक्स करने का जो डिसीजन है वो किस बेस पर लिया? वो लिया सर हमने डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, जिसमें हमारा डिमांड कर्व कौन सा है? DD, और सप्लाई कर्व कौन सा है? SS।
आ रही है बात समझ में? हाँ जी, तो वही बस यहां पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहां पे सर बात कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, लाइक कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। लेकिन यही अगर मैं बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बेटा वहां पे जो आप ये प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं तो वहां जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं वो इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई नहीं आएगा, वो आएगा क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बस डिफरेंस ये हो जाएगा बेटा, यहां पे है ओनली कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई। यहां जो वेरिएबल होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूज द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज द एग्रीगेट डिमांड, एडी, यहां है ओनली डिमांड और यहां क्या है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बोलो तो एएस, यहां पे ओनली सप्लाई और यहां पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा क्या बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो, जो आपका इकोनॉमिक वेरिएबल जिनको यूज करके आप क्या करते हो बच्चों, डिसीजन लेते हो, वो क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। और वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो वहां पे जो आपके बच्चों वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सर एक बार थोड़ा सा प्लीज बता दो कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बच्चों। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है कि पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी के अंदर सभी गुड्स की जो डिमांड होती है वो जब आप ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एग्रीगेट डिमांड। मैं एक बार पढ़ा दूं आपको, एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स, किसकी बात हो रही है बच्चों, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो अगर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और सप्लाई का मतलब क्या, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब पूरे कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सबके द्वारा जो सप्लाई की जाती है डेट, उसको अगर कंबाइन कर दें तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ओके, हाँ जी सर। थर्ड पॉइंट जो आया वो है बच्चों इकोनॉमिक एजेंट का। सर ये इकोनॉमिक एजेंट का क्या फंड है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए बेटा। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है कौन डिसीजन लेगा। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब कौन है, कौन डिसीजन लेगा, कौन लेगा डिसीजन। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा ना इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल इसको यूज करके, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल को यूज करके हम डिसीजन लेते हैं। जबकि अगर बात करूंगा इकोनॉमिक एजेंट का तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा। तो पहले में इकोनॉमिक एजेंट हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू दैट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक एजेंट वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन होता है जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा जो ये इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो कौन होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पर्सनल गेन। वही अगर मैं बात करूंगा किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहां पे जो आपका इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट लाइक स्टेट और द स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक आपका आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो पूरे इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसके लिए डिसीजन मेकिंग लेता है। एक है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये पूरे इंडिया में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उन सबके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है। तो बेटा यहां पे अगर माइक्रो की बात करते हैं तो वहां पे जो डिसीजन मेकिंग लेने वाले जो लोग हैं, जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। और वहां मैक्रो के अंदर कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो एजेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब एक अकेला बंदा नहीं होता, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है पूरे इकोनॉमी एज ए होल के लिए। ओके, हाँ जी सर। ओके, इसके बाद बेटा एक वर्ड है, एक वर्ड होता है एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये है क्या एक्चुअल में, देखो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज ए लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो है वो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन करते हो। आप मैक्सिमम क्या करते हो, या तो आप कंज्यूमर की बात करते हो, या एक फॉर्म की बात करते हो, या ओनली एक इंडस्ट्री की बात करते हो। मैक्सिमम यही तो है कि आप, अब देखो एक मिनट रुको, या तो आप एक इंडिविजुअल सप्लायर की बात करोगे, जब कई सारे सप्लायर को जोड़ दे तो वो क्या मतलब एक, या तो फर्म की बात होगी, या तो इंडिविजुअल सप्लायर की, या एक फर्म की, या सभी फर्म को जब मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री बन जाएगा मैक्सिमम इसकी। लेकिन अगर मैक्रो की बात करते हैं तो वहां तो पूरे कंट्री की बात की जाती है,
ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप एग्रीगेशन करते हो, जो आप लोगों को जोड़ते हो, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंज्यूमर को जो आप एडप्ट करते हो, वो लिमिटेड डिग्री का एग्रीगेशन होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन है वो वाइडर नेचर का। पहले पढ़ते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज ए लिमिटेड डिग्री। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री का एग्रीगेशन होता है ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाला बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। मैक्सिमम किसका? equilibrium of an industry. It is an aggregation of all the firm producing a particular commodity. Only किसकी बात हो रही है? एक particular commodity की। वही अगर मैं बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो बेटा वहां पे क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द होल इकोनॉमी, इकोनॉमी एज ए होल। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट इन द इकोनॉमी। यहां पे जो एग्रीगेशन होता है वो सभी इकोनॉमिक यूनिट्स का होता है। तो ये दोनों के अंदर क्या है बच्चों? डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड फॉर्म्स का मिलेगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी का मिलेगा। ओके हाँ जी। दूसरा, डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। बेटे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम थ्योरीज पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारी जो अजम्पशंस होती हैं वो कुछ अलग तरह की होती हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशन है वो कुछ अलग तरह की है। पढ़ेंगे सर्टेन वेरिएबल आर। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम वहां पे ये मानते हैं सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। वहां पे कुछ वेरिएबल को कॉन्स्टेंट माना जाता है। जैसे जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे तो वहां पे ये मानते थे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है? कॉन्स्टेंट है, जबकि मैक्रो के अंदर जो है वो इनकम को वेरिएबल माना जाता है। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। एक जगह पे किसी एक चीज को कांस्टेंट माना गया, दूसरी जगह पे किसी दूसरी चीज को कांस्टेंट माना गया। तो क्या बोलते हैं? सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर एज दे आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन द मैक्रो, जबकि उनको वेरिएबल माना जाता है किसमें? मैक्रो में। सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल दैट आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन द मैक्रो, जिनको कांस्टेंट माना जाता है मैक्रो में, दे आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन द माइक्रो, तो उनको वेरिएट माना जाएगा किसके अंदर? मैक्रो में। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। आगे सेंट्रल इशू, मेन इशू जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या? एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स को क्या करना? एलोकेट करना इज अ सेंट्रल इशू इन द माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन सेंट्रल इशू वो है, वो क्या है? एलोकेट करना किसको? रिसोर्सेज को। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो वहां पे क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये इनका क्या है? सेंट्रल इशू है। सेंट्रल इशू की अगर बात करते हैं कि मेन जो मुद्दा जिसके ऊपर आपको, जिसके बेस पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेंट्रल इशू। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका सेंट्रल इशू होता है वो नॉर्मल सा होता है, क्या? कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो का जो सेंट्रल इशू है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे का मेन डिसीजन जो आपको लेना होता है वो क्या होता है? डिटरमाइन करना ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? कितना प्रोडक्शन करना है ताकि सभी लोगों को जो है वो क्या मिले? फुलर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ये चीज का डिसीजन लेना, ये चीज डिसाइड करना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है किसका? मैक्रो का। तो बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, इसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम की बात। बेटा एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक होता है कौन सा? जनरल इक्विलिब्रियम। बेटा पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि किसी पार्शियल मतलब पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कि किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है लेकिन बाकियों में नहीं है। इस सिचुएशन को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब कि किसी एक मार्केट में तो इक्विलिब्रियम है लेकिन बाकियों में नहीं है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। वही अगर बात करूंगा किसका? जनरल इक्विलिब्रियम का, तो ये क्या होता है? जब पूरे कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जनरल इक्विलिब्रियम। चलो पढ़ते हैं। पार्शियल क्या बोलता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर टू द इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इक्विलिब्रियम एक मार्केट में ऑन द असम्पशन दैट देयर इज नो चेंज इन द अदर मार्केट। लाइक मतलब हमने ये मान लिया कि एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है और बाकी में इक्विलिब्रियम नहीं है, या बाकी के अंदर हम कोई चेंज, हम ये उम्मीद करते हैं या एज्यूम करते हैं कि बाकियों में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इट रेफर टू साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इक्विलिब्रियम है इन द ऑल द मार्केट इन द इकोनॉमी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जनरल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कोशिश करते हैं क्या बनाने का? जनरल इक्विलिब्रियम। पढ़ो बेटा। मेथड ऑफ स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब एज द
पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि अगर बात करेंगे किसका, मैक्रो का, तो वहां क्या, वहां मेथड ऑफ स्टडी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो माइक्रो में पार्शियल होता है, मतलब किसी एक मार्केट में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, क्या पता बाकियों में ना हो, लेकिन मैक्रो में सभी मार्केट के अंदर आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। आगे फिर है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब बेटा ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखो कुछ चीज जो माइक्रो के अंदर लॉजिकल है, क्या पता वो चीज जो है वो मैक्रो के अंदर लॉजिकल ना हो, और कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल है, क्या पता वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉजिकल ना हो। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या, एक्सेप्शंस, ठीक है, अपवाद, ठीक है। तो बेटा क्या बोलते हैं, पहली बात तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या, इसका मतलब है व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल, जो चीज लॉजिकल है कहां पे, माइक्रो लेवल पे, में नोट बी लॉजिकल एट द मैक्रो, ऐसा हो सकता है कि वो मैक्रो लेवल के ऊपर लॉजिकल ना हो, ठीक है। अब क्या बोलता है, इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर। अब ना एक नॉर्मल सी बात बोला, सेव करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं कि अगर आप सेविंग करेंगे तो फ्यूचर प्रोस्पेरिटी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप पैसा भी बचा लोगे तो फ्यूचर में आप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मतलब ये बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं कि सेविंग करनी चाहिए, वो सेविंग को प्रमोट करते हैं। अब मैं पढ़ा देता हूं एक बार, इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर ही ऐड टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, तो उससे उसका फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगा कि फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम से नहीं आएगी। लेकिन मतलब माइक्रो वाले बोल रहे हैं कि सेविंग करो, ठीक है। अब मैक्रो वाले ये बोल रहे हैं कि अगर आपने सेविंग कर लिया तो बहुत पंगे हैं, क्या क्या, इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर, अगर सारे लोग जो है सेविंग करना शुरू करेंगे, अगर सभी सेविंग करेंगे तो नेचुरल बात है खर्चा नहीं करेंगे। पढ़ो, इफ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव मोर, बोले तो स्पेंड लेस, तो फिर क्या होगा, अगर आप सेविंग ज्यादा करोगे, खर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन, आपके गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और उसके परिणाम वर्ष क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब खर्चा ही नहीं करोगे तो बेटा डिमांड भी नहीं करोगे, डिमांड नहीं है तो नेचुरल बात है फिर क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, एंड इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी रादर देन प्रोस्पेरिटी, और इकोनॉमी जो है वो पॉवर्टी पे चल जाएगी, ना कि प्रोस्पेरिटी। अब देखो माइक्रो वाला क्या बोल रहा था कि अगर आप क्या करोगे, सेविंग करोगे, माइक्रो वाला बोला अगर आप सेविंग करोगे तो प्रोस्पेरिटी पे जाओगे, लेकिन मैक्रो वाला क्या बोलता है कि अगर आप सेव करोगे तो आप कहां, आप डिक्लाइनिंग पे चले जाओगे, कहां चले जाओगे, पॉवर्टी पे चले जाओगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें जो बोली जाएंगी, क्या पता उसका मैक्रो के अंदर अपोजिट बोला जाए, और मैक्रो में कुछ चीजें जो बोली जाएंगी, क्या पता वो उनका माइक्रो के अंदर उसका अपोजिट बोला जाए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके, हाँ जी सर, ये बेटा 8 डिफरेंसेस है जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। आओ एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, और वो है क्या क्या, जल्दी से आओ बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो बेटा हमारा बोलता है डिसीजन का, डिफरेंसेस का, वो है क्या, बेसिस ऑफ द स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस को देखते हैं किसके बेस पर, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म या इंडस्ट्री के बेस पर। जबकि अगर बात करूंगा मैक्रो तो वहां पे होल इकोनॉमी के बेस पर, किसके बेस पर, होल इकोनॉमी के बेस पर। तो वहां पे इन प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं इकोनॉमी एज ए होल के बेस पर। दूसरा, इकोनॉमिक वेरिएबल, डिसीजन करने के लिए जो बेटा वेरिएबल को यूज करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ओनली डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन मैक्रो के अंदर जो होगा वो क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फिर इकोनॉमिक एजेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके इकोनॉमिक एजेंट है वो कौन होते हैं, जनरली कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। लेकिन अगर वही बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वहां जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, वहां पे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर नहीं होते, वहां पे होते हैं इंस्टीट्यूशंस। क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक यूनिट्स, लाइक आपका आरबीआई हो गया, लाइक आपका सेबी हो गया, लाइक आपका ट्राई हो गया। ओके, हाँ जी सर। आगे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको लिमिटेड मिलेगा, मतलब वहां पे जो है वो आप क्या करते हो, मैक्सिमम इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिग्री ऑफ एग्रीगेशन वाइडर मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है वो हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं। आगे डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम कुछ चीजों के एज्यूम मानते हैं जो कि मैक्रो के अंदर वेरिएबल मानते हैं, और मैक्रो में कुछ चीजों को जो एज्यूम करते हैं उनको माइक्रो के अंदर वेरिएबल मानते हैं। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस होती है। आगे सेंट्रल इशू, सेंट्रल इशू की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, माइक्रो का जो सेंट्रल इशू है वो क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सिर्फ उसका मेन सेंट्रल इशू है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, ठीक है। जबकि मैक्रो का जो सेंट्रल इशू होता है वो होता है क्या, डिटरमाइन करना वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे आपका फुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके।
आगे फिर है बच्चों आपका मेथड ऑफ स्टडी। अगर बात करूंगा माइक्रो का, तो माइक्रो के अंदर जो मेथड ऑफ स्टडी रहेगा वो क्या रहेगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब किसी एक इकोनॉमी किसी एक सेक्टर में इक्विलिब्रियम है, क्या पता बाकियों में ना हो। वही अगर बात करूंगा मैं किसका, मैक्रो का, तो मैक्रो के अंदर जो इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा वो पार्शियल नहीं होगा, वो क्या होगा, जनरल। और जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब पूरे इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जनरल। एंड लास्ट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ये क्या बोलते हैं, क्या पता कोई चीज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो इलॉजिकल है, क्या पता मैक्रो के अंदर लॉजिकल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैक्रो के अंदर लॉजिकल है और क्या पता माइक्रो में इलॉजिकल हो। तो ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, हाँ जी, ये है बच्चों क्या डिफरेंसेस। कर लोगे, 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको एकदम टिप्स पे हो जाएगा। कर सकते हो, हाँ जी सर, आया समझ में, जी सर, 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ओके, हाँ जी बेटा, हम लोगों ने जो है वो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड लेक्चर में पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कैसे, एंड थर्ड लेक्चर के अंदर पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो। आ रही है बात समझ में, जी सर। आप 2 लेक्चर और इसके ऊपर अभी लगेंगे, एक के अंदर हम पढ़ेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या और एक में पढ़ेंगे इसका स्कोप क्या। ओके, हाँ जी। लेक्चर कैसा लगा बेटा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो बच्चों अच्छा कमेंट भी करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना कि जैसे ही कल मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके, और आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाए, ठीक है। अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में बेटा इसका शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी जो है वो पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल जाए। ओके, हाँ जी सर, चलो इतना करो, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।